Hi everyone, this is Jagin Tiwari, student of King George Medical University, and in this video I will discuss some important questions and important points from the chapter that is cell cycle and cell division. ये एक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको माइटोसिस और मियोसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं और ये आपके एग्जाम में भी आते हैं। ये टॉपिक आपका जो होता है हर चैप्टर से रिलेट करता है। मैक्सिमम चैप्टर में आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी एनसीईआरटी का एक ओवरव्यू देखेंगे। इसके बाद फिर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो आज का चैप्टर रहने वाला है दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो नेसेसरी क्यों होता है, सेल साइकिल और डिवीजन का तो जरूरी क्यों होता है। तो सेल साइकिल इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपके जो बॉडी में, ठीक है, जो चेंजेस होते रहते हैं, यानी कि अगर आपकी बॉडी को रिपेयर करना है, उसको ग्रो करना है, तो वहाँ पे सेल साइकिल का डिवीजन और इसका जो डिवीजन होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। डिवीजन जो होता है, सेल साइकिल जो डिवीजन होती है ये आपकी एक कंट्रोल्ड डिवीजन होती है। ठीक है, एक एंजाइमेटिक तरीके से, एक जो जीन के तरीके से कंट्रोल्ड वे से डिवीजन करती है। अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो ये आपका कैंसर ग्रुप ले लेता है। ठीक है, तो इसलिए जो डिवीजन होता है वो आपको बॉडी में एक कंट्रोल तरीके से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आर द बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस इन बायोलॉजी। ये बायोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है दैट अलाउज सेल टू ग्रो, रेप्लिकेट देयर जेनेटिक मटेरियल को रिप्लिकेशन होता है यहाँ पे, और वहाँ पे डिवाइड करके एक दो नई सेल बनाती हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये सारे चीज़ें के लिए जो होती है यहाँ पे सेल डिवीजन होती है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए होती है सेल साइकिल और उसका डिवीजन जो होता है। फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका सेल साइकिल। सेल साइकिल होती कैसे है, कोशिका चक्र जिसे बोलते हैं। ये आपका इसमें दो फेज आता है, एक आता है इंटरफेज आता है और एक एम फेज आता है। तो पहले यही क्वेश्चन बनता है कि कितने फेज होते हैं। तो सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट दैट a cell goes through and it grows and divides. It consists of two main stages. इसके दो मेन स्टेजेस होते हैं, एक इंटरफेज होता है और एक यम फेज होता है जिसे हम माइटोटिक फेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हो कि कोशिका चक्र वह घटनाओं की श्रृंखला जो किसी कोशिका तब करती है जब वह बढ़ती है और विभाजित होती है। ठीक है, इसमें दो मुख्य चरण होते हैं जो कि आपके इंटरफेज और एम फेज, जिसे हम माइटोटिक चरण भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इंटरफेज क्या होता है। इंटरफेज इज द फेज वेयर सेल स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस। ठीक है, ये तीन फेजेस में डिवाइडेड होता है। दैट इज G1 फेज, S फेज जिसे हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं, एंड G2 फेज। और तीनों फेजेस में अलग अलग काम होता है, सेल का जो डिवीजन का काम होता है वो हो रहा होता है। तो G1 फेज की बात करें तो G1 फेज में सेल जो होती है वो ग्रो करती है एंड प्रिपेयर डीएनए फॉर रिप्लिकेशन। यहाँ पे सेल ग्रो करती है, इसके साथ साथ डीएनए के रिप्लिकेशन के लिए प्रिपरेशन करती है। एस फेज में, जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, और ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस फेज में क्या होता है। तो एस फेज में आपका जो होता है, जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो आपका एस फेज में होता है। इसके साथ साथ रिजल्टिंग इन टू आइडेंटिकल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे दो सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो बनते हैं, और डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है वो आपका एस फेज में होता है। G2 फेज में जो होता है वहाँ पे सेल कंटिन्यू टू ग्रो, लगातार सेल ग्रो कर रही होती है और फिर प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए, जो कि इसके बाद आपका एम फेज आता है जिसे माइटोटिक फेज बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी दे रखा है कि जीवन चरण क्या होते हैं, जिसमें कोशिका बढ़ती है और डीएनए की प्रकृति के लिए तैयार करती है। इसके साथ साथ एस चरण में जो होता है आपका संश्लेषण चरण जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे डीएनए की प्रकृति होती है। इसके साथ साथ इसमें दो प्रकार के गुणसूत्र भी बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे है। फिर इसके बाद आता है आपका माइटोटिक फेज जिसे हम एम फेज बोलते हैं। ये आपका जो होता है इंपॉर्टेंट फेज होता है जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन अकर होते हैं। ठीक है, द एम फेज इन्वॉल्व द एक्चुअल डिवीजन ऑफ द सेल, जहाँ पे एक्चुअल सेल का जो डिवीजन होता है वहाँ पे होता है। और इसमें भी दो मेन प्रोसेस होती हैं। इसमें सबसे पहले आपका डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो सेल होती है वो आपके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है उसका होता है वो मेन केंद्र होता है। ठीक है, तो उस चीज़ से मिलकर बनती है। और सबसे पहले माइटोसिस होता है। माइटोसिस में आपका जो होता है डिवीजन होता है न्यूक्लियस का। देन साइटोकाइनेसिस होता है, तो इसमें जो होता है वो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जब आप दो सेल अलग अलग बनती हैं। ठीक है, तो एम चरण में बेसिकली आपका दो होता है, एक जिसमें नाभिक का विभाजन होता है और साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। ठीक है, एम फेज में। फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पे माइटोसिस। सो माइटोसिस इज द प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक है, तो ये माइटोसिस की डिफिनेशन होती है। मियोसिस की थोड़ा सा अलग होती है। मियोसिस में आपको जो होता है वो जेनेटिकली डिफरेंट देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे माइटोसिस में जेनेटिकली सिमिलर मिलता है। ठीक है, इट अकर इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल में आपको देखने को मिलती है। सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं, सोमैटिक सेल आपके जो नॉर्मल सेल होती हैं, लाइक स्किन की सेल हो गई। ठीक है, और जो दूसरी सेल होती है वो आपकी सोमैटिक सेल्स होती हैं। बट आपके जर्म सेल में जो होता है वो आपका जर्म सेल में मियोसिस देखने को मिलता है। जर्म सेल आपके जो फर्टिलाइजर वाली सेल होती हैं, जहाँ पे, ठीक है, जो आपके स्पर्म को फॉर्मेशन करती है, जो आपका ओवक फॉर्मेशन करती है, वहाँ पे जो सेल होती है वो आपके जर्म सेल्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें आपका जो होता है मियोसिस होता है। फिर माइटोसिस में भी आपका चार फेज आता है। जब आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें चार फेज होते हैं, जिसमें आपका प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है और टेलोफेज आता है।
तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में आपका क्रोमोसोम जो होता है वो कंडेंस होता है। हम जब सेल डिवीजन यानी सेल का बात कर रहे थे सेल वाइज चैप्टर की, तो उन्हें बताया था कि जो क्रोमोसोम होता है वो नॉर्मल फेज में बिखरे हुए होते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो वो क्रोमोसोम कंडेंस होकर के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्रोमेटिन, तो जब वो बिखरे हुए होते हैं तो वो क्रोमेटिन कहलाते हैं, और जब वो कंडेंस हो जाते हैं तो हम क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये आपके जो होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो आपकी स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस को कवरिंग देती है, वो आपकी जो होती है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं आपके सेल इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं। जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो इस तरीके से वहाँ पे जो होता है वो अलाइनमेंट हो जाता है सेल का, और यहाँ पे जो एस्ट्रल रेज होती हैं वो इस तरीके से चिपकना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। फिर एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में आपका जो होता है क्रोमेटिड जो होते हैं वो आपके पोल्ड होते हैं टू दी अपोजिट पोल। तो जो क्रोमेटिड होता है वो इस तरीके से आपके जो होते हैं वो इस तरीके से पोल की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। तो पोल की तरफ जो आपका क्रोमोसोम होता है वो आधा आधा बट करके एक उस पोल की तरफ और एक दूसरे पोल की तरफ जाने लगता है। इस तरीके से ये आपका कौन सा फेज में आता है, तो ये आपका जो होता है एना फेज में आता है, ठीक है। तो इसके बाद जितने भी यहाँ पे जो टाइमलाइन है वो अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन आता है। और फिर आपका आता है टेलोफेज। टेलोफेज में आपका जो होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो आपस से रिफॉर्म होती है। जब एक्चुअल डिवीजन हो जाता है यानी क्रोमोसोम आपके अलग अलग पोल्स पे पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ पे जो टेलोफेज होती है वो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट कर देती है फॉर्मेशन करना, और फिर जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपकी डिसअलाइनमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी क्रोमोसोम से वो आपस से क्रोमेटिन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका जो हिंदी वर्जन आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोफेज में क्या होता है, ठीक है। गुणसूत्र संकुचित होते हैं और नाभिकीय झिल्ली टूटने लगती है, किसमें आपका प्रोफेज स्टेज में। मेटाफेज के स्टेज में आपका गुणसूत्र कोशिका जो होती है भूमध्य रेखा पे संरक्षित हो जाती है, यहाँ पे एक लाइन पे अरेंज हो जाते हैं। फिर एनाफेज में जो गुणसूत्र के क्रोमैटिड्स होते हैं वो कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर खींचे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइमलाइन जो होता है इसका अच्छे से याद रखना। और फिर टेलोफेज में जो होता है वो गुणसूत्र के चारों ओर नाभिकीय झिल्ली फिर से बनती है, और फिर इसके बाद आपका आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट अकर्स आफ्टर माइटोसिस, एंड इन एनिमल सेल इट अकर थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड क्लीवेज, वेयर, ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ड द सेपरेट द टू डॉटर सेल्स टू। ये आपका जो होता है ये आपके एनिमल सेल में होता है। और प्लांट सेल में जो होता है सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपके इवेंचुअली बिकम द न्यू सेल वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन अलग अलग तरीके होता है। एनसीईआरटी में पूरा बिल्कुल क्लियर करके दिया है। एनिमल सेल में जो होता है आपका, जैसे ये आपके जो सेल हो गए, ठीक है, इस तरीके से सेल थी, ये इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड होना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे एक तरीके से फ्यूरो बॉडी बनेगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा पतला हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपका अंदर जाते 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 ये कट करके फिर दो सेल अलग हो जाती है। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात किया तो प्लांट सेल में आपका जो होता है सेल होती है, सेल के अंदर से प्लेट बनना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अंदर से प्लेट बनती है बाहर की तरफ जाती है, तो ये अंदर से लेकर के बाहर काटती है। जबकि एनिमल सेल की बात किया तो एनिमल सेल में आपका जो सेल होती है वहाँ पे बाहर से बनता है और वो अंदर की तरफ काटते हुए फिर सेल को अलग कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल में बनता है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रख लेना कि एनिमल सेल में जो आपका क्लीवेज होता है वो आपका, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ड बाहर से अंदर की तरफ जाता है। और प्लांट सेल में आपका जो होता है वो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन है तो आपके प्लांट सेल में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। फिर अगर बात करें यहाँ पे हम सेल डिवीजन और कैंसर की रिलेटेड की बात करें, तो हम बता रहे थे कि अगर सेल डिवीजन आपके जो होते हैं वो कंट्रोल्ड वे में होती है, ठीक है, एक कंट्रोल्ड तरीके से चलती है। अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो आपका कैंसर को रूप ले लेती है। और कैंसर ही जो होता है वो आपका एक तरीके से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ही होता है, जहाँ पे जो सेल होती है वो इतना ज़्यादा डिवाइड करती है कि वो आपका ट्यूमर या मास का फॉर्मेशन करती है, और जितने भी आसपास के सेल की जो एनर्जी होती है उसे खा जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो कैंसर सेल होती है उस तरीके से बनती है। सो अगर यहाँ पे देखा जाए क्या लिखा है, तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कैन लेड टू द कैंसर, जैसे कैंसर होता है। और कैंसर सेल ऑफन बाईपास द नॉर्मल चेक पॉइंट्स इन द सेल पॉइंट। देखो चेक पॉइंट क्या होता है, चेक पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे, अब चूंकि हम बता रहे हैं कि सेल डिवीजन होता है, और सेल जो डिवीजन होता है वो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है, ठीक है। हर जगह पे चेक पॉइंट लगे होते हैं जो आपके सेल के डिवीजन को चेक करते रहते हैं कि कहीं पर कोई, ठीक है, मिस वो ना हो जाए। क्योंकि देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस का रिप्लिकेशन होता है, जो यहाँ पे क्रोमोसोम होता है वापस से दूसरा बन रहा होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, थोड़ी सी गलती हुई तो वो सारी सेल जो होती है उसका जो, ठीक है, डिजाइन होता है वो चेंज हो जाएगा, और फिर बहुत ज़्यादा, ठीक है, हानिकारक होगा बॉडी के लिए। तो इस तरीके से जो होता है वो चेक पॉइंट लगे होते हैं, अलग अलग एंजाइम के पॉइंट लगे होते हैं, और वो आपके सेल को चेक करते रहते हैं कि कहीं पर कोई गलती ना हो। सो ये आपके अलाउ करते हैं कि सेल जो होता है वो अनकंट्रोलेबल में न चली जाए, यानी कि कुछ अनकंट्रोल ना हो जाए। सो दिस इज वाई कैंसर इज ऑफन रिफर्ड टू एज अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ,
इसलिए कैंसर को जो ऐसा बोलते हैं कि इसमें जो सेल की डिवीजन होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है, और इसीलिए हम जो होता है इसे कैंसर बोलते हैं। तो ये आपका था माइटोसिस। तो माइटोसिस हमने देखा कि ये आपके माइटोसिस जो होता है उसमें 2 सेल बनती हैं। दोनों सेल जो होती हैं वो सिमिलर सेल होती हैं, यानी एक दूसरे की तरह होती हैं, जिसमें किसी तरीके का कोई भी जेनेटिकली अलग तरीके का कोई सेल नहीं बनती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मियोसिस। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। मियोसिस में भी कई सारे फेजेस हैं, और मियोसिस जो होती है आपके लिए वेरिएशन लेकर आती है। इसमें जो होता है वेरिएशन होता है, ठीक है, सेल में वेरिएशन आता है। अब इसका देखते हैं कि कैसे वेरिएशन आता है, क्या होता है इसमें। सो मियोसिस एक प्रोसेस है, ठीक है, दैट प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल, जिसमें सेल जो ठीक है नंबर होता है वो हैप्लॉइड हो जाता है। सेल विद हाफ क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, यानी कि अगर 2n की बात की जाए तो वो आपका n हो जाता है, ठीक है, जिसे ठीक है हैप्लॉइड हो जाता है। एंड इट इन्वॉल्व द 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन, इसमें 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन होते हैं, लगातार डिवीजन होता है, जिसमें जिसको डिवाइड किया गया है एक मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकंड में। एंड इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है अक्रॉस द जनरेशन के साथ ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो बेसिकली होता क्या है, लाइक अगर आप देखोगे तो ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 23 के पेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है, 23 पेयर में पाए जाते हैं, सबको पता होगा 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। तो अगर अगर इस ठीक है, अगर बात करें फर्टिलाइजेशन के टाइम, सो अगर सपोज करो फर्टिलाइजेशन टाइम अगर मियोसिस ना हो, ठीक है, मियोसिस नहीं होती है, तो जो आपका स्पर्म आएगा उसके पास भी 46 क्रोमोसोम होगा, ठीक है, और जो ओवम होगा उसके पास भी 46 क्रोमोसोम होगा। अगर ये दोनों मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर के डबल हो जाएगा, जो कि आपके बॉडी फंक्शन से उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो इस चीज़ को नॉर्मल कंट्रोल करने के लिए कि आपका जो बॉडी में है वो 46 क्रोमोसोम हमेशा बना रहे, यानी हर सेल में 46 क्रोमोसोम बना रहे, इसके लिए होता है यहाँ पे है मियोसिस। और मियोसिस जो होता है आपके 46 को यानी हाफ कर देता है, हैप्लॉइड कर देता है, जो कि आपका 23 हो जाता है। इसीलिए जो जर्म सेल होती हैं उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 हो जाती है, जो कि आपका मेल से आता है, और फीमेल से भी 23 आती है, और ये दोनों जब मिलते हैं तो जो जाइगोट बनता है उसमें 46 अगेन हो जाता है। तो ये चीज़ आपके जो होते हैं नॉर्मली बनती आगे के लिए चलती रहती है। सो हमेशा जो है 46 हर सेल पे कंटिन्यूटिवली जो होता है वो बना रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो प्रॉब्लम होती है नहीं आती है। तो मियोसिस का यही काम होता है कि आपके जो जर्म सेल्स यानी जो ठीक है उसमें आपका जो क्रोमोसोम का नंबर होता है उसे हैप्लॉइड कर दिया जाता है, जिससे आगे के लिए दिक्कत नहीं होती। सो मियोसिस एक प्रक्रिया है जो कि आपके हैप्लॉइड कोशिकाएं वही कोशिकाएं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है उसको उत्पन्न करता है, ये आपका मियोसिस करता है, ठीक है। फिर बात करें फेजेस की, बात करें तो फेजेस में आपका जो होता है मियोसिस में 2 मेन स्टेज आता है, जिसमें मियोसिस फर्स्ट आता है और मियोसिस सेकंड आता है। और जबकि इसमें भी मियोसिस फर्स्ट में भी कई सारे स्टेजेस, इनका भी सब डिवीजन किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट के स्टेजेस में आता है आपका प्रोफेज। प्रोफेज में देखा जाए तो क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंस होता है, ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंस होता है, यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग होती है, ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस। सिनेप्सिस आपका बनता है, और द क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स लीड टू जेनेटिक वेरिएशन एंड न्यूक्लियर एम्बुलर ब्रेकडाउन एंड, ठीक है, उसके बाद फिर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन था। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोफेज की बात की गई है। तो प्रोफेज में जब आप देखोगे तो एनसीईआरटी में प्रोफेज के अंदर भी कई सारे फेज दिए हैं। इसका जो एक शॉर्टकट है जिसे बोलते हैं LZPD², ठीक है, LZPD²। इसका मतलब हो गया कि लेप्टोटीन, ठीक है, लेप्टोटीन, LZ से लेप्टोटीन हो गया, Z से जाइगोटीन, और P से पैकेटिन, D से डाइकिनेसिस, ठीक है, और इसके बाद आपका जो इसका डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है, डिप्लोटीन उसके बाद फिर डाइकाइनेसिस आता है। तो हर फेज में जो होता है वहाँ पे अलग अलग सिस्टम दे रखे हैं, तो उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे यहाँ पे दे नहीं रखा है बट एनसीईआरटी में अच्छे से दिया गया है। तो सबसे पहले आपका जो होता है वहाँ पे आता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में आपका जो होता है वो क्रोमोसोम जो होता है वो कंडेंस होता है। जाइगोटीन में आपका जो होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। हर सीक्वेंस को अच्छे से याद कर लेना कि किस फेज में क्या हो रहा होता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि ये फेज है, इस कौन सा सीक्वेंस में जाकर जाएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर बात करें प्रोफेज के फर्स्ट में, मियोसिस के फर्स्ट के प्रोफेज के फर्स्ट में, उसके अंदर भी आता है आपका LZPD², यानी सबसे पहले आता है आपका लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में आपका जो होता है क्रोमोसोम कंडेंस होता है। इसके बाद फिर आपका जो होता है लेप्टोटीन के बाद आपका जो होता है जाइगोटीन आता है। जाइगोटीन में आपका जो होता है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, जिसे हम सिनेप्सिस का फॉर्मेशन कहते हैं। इसके बाद आपका पैकेटिन आता है। पैकेटिन में आपका जो होता है वो आपके यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिसमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज होता है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात की जाए तो जैसे आपका ये हो गया, ठीक है, एक ये क्रोमोसोम हो गया और दूसरा क्रोमोसोम ये हो गया। तो अगर ये बात की जाए तो ये दोनों जो होते हैं ये दोनों आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, और जबकि ये दोनों आपके जो होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो एक दूसरे को नहीं जानते। तो इन्हीं के बीच में जो होता है वो आपका वेरिएशन होता है। तो इनके जो फ्लैप्स होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं, और ये चीज़ आपका पैकेटिन में होती है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में आपका जो होता है वो काइस्मेटा का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक्स शेप का बनता है। वो एनसीईआरटी में दे रखा है, अच्छे से रीड करना और बताया गया है। फिर इसके बाद डाइकाइनेसिस आता है। डाइकाइनेसिस में आपके जो होता है वो एक्स शेप जो होता है वो अलग हो जाता है।
और इस तरीके से आपका जो होता है वो प्रोफेज फर्स्ट खत्म होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है मेटाफेज। तो मेटाफेज की बात किया है तो मेटाफेज में आपको जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे जो कि आपके सिनेप्सिस के फेज में बने थे, यानी जाइगोटिन के स्टेज में जो बना था वो आपका इक्वेटोरियल प्लेट पे आता है। फिर इसके बाद आपका आता है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में आपका जो होता है वहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं और पुल्ड एट टू दी पोल्स, ठीक है, तो पोल्स की तरफ जाते हैं। तो ये आपका जो होता है एनाफेज के फर्स्ट में होता है, ठीक है। एनाफेज फर्स्ट में होता है आपका जो होमोलॉगस की सेपरेशन होता है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होता है एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज फर्स्ट में सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। लाइक जैसे यहाँ पे बताया था ना कि दो क्रोमोसोम होते हैं, दो क्रोमोसोम, इन्हें बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये दो क्रोमोसोम है, इन्हें बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो इनकी सेपरेशन होता है, एक क्रोमोसोम इधर इस पोल पे चला जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पे चला जाएगा। सिर्फ क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ है यहाँ पे एनाफेज फर्स्ट में, सिर्फ क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होता। इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, कंफ्यूजन भी करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना अच्छे से, एनसीईआरटी पढ़ोगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है टेलोफेज। और टेलोफेज में आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वापस से रिफॉर्म होती है, ठीक है। सेपरेट क्रोमोसोम फिर से रिफॉर्म होती है और जो सेल अंडरगोस होते हैं वो आपका साइटोकाइनेसिस आगे फिर प्रोसीड करते हैं। तो अगर बात करें मियोसिस फर्स्ट का रिजल्ट क्या होता है, तो इसमें दो हैप्लॉइड सेल बनती है। यानी अगर एक सेल है तो वो सेल एक दो सेल में डिवाइड हो गई, ठीक है, दो सेल में बेसिकली डिवाइड हो गई सेल, और प्रत्येक के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। इनके सबके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, जैसे इस सेल के पास 46 था तो इस सेल के पास 23 और 23 क्रोमोसोम यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम दोनों के सेल के पास आ जाते हैं। फिर इसके बाद आपका स्टार्ट होता है यहाँ पे, इसके बाद आपका स्टार्ट होती है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में आपका जो होता है ये आपका सिमिलर टू माइटोसिस है, ठीक है। तो मियोसिस सेकंड जो होती है आपकी बिल्कुल माइटोसिस के तरीके से होती है। तो जो माइटोसिस में जो इतनी फेजेज होती हैं उतनी फेजेज यहाँ पे आपके चलने वाली हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, देन टेलोफेज, ठीक है। तो प्रोफेज सेकंड की बात की जाए तो प्रोफेज सेकंड में आपका क्रोमोसोम अगेन कंडेंस होता है और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनते हैं और फिर से आपका जो क्रोमेटिन होता है आपका कंडेंस होकर के वो क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। फिर इसके बाद आपका मेटाफेज आता है। मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइन होते हैं इक्वेटोरियल पे, जैसे माइटोसिस में अलाइन होते थे वैसे यहाँ पे भी अलाइन होंगे। एनाफेज में आपका ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बार बार एमसीक्यू पूछा जाता है। एनाफेज 2 काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो एनाफेज में आपका जो होता है सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, याद रखना जो सिस्टर क्रोमेटिड के सेंट्रोमियर होते हैं वो आपके यहाँ पे स्प्लिट करते हैं। यानी कि हमने यहाँ बनाने जैसे यहाँ पे देखा जाए क्रोमोसोम तो यहाँ से अब स्प्लिटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है अलग अलग अपोजिट पोल पे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। फिर बात करें टेलोफेज सेकंड की, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम, सो साइटोकाइनेसिस आकर एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 नॉन आइडेंटिकल हैप्लॉइड डॉटर सेल, ठीक है। तो ये आपका मियोसिस में होता है। तो मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती हैं और माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती हैं। ये चारों सेल बिल्कुल पूरी तरह से अलग होती हैं, जबकि माइटोसिस में जो दोनों सेल होती हैं वो सिमिलर होती हैं, जेनेटिकली सिमिलर होती हैं। और जबकि मियोसिस जो होता है आपके लिए जेनेटिकली वेरिएशन लाता है, इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है हमको, ठीक है। तो अगर यहाँ बात करें की फीचर्स ऑफ मियोसिस की बात की जाए तो मियोसिस इंपॉर्टेंट फीचर क्या आते हैं, तो मियोसिस आपका जो करता है ये आपके क्रोमोसोम नंबर को रिडक्शन करते हैं, 46 से 23 कर देता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड बाय द हाफ इन हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस इन मियोसिस, ठीक है। सो इंश्योरिंग दैट व्हेन दो गैमेट यानी जब स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं तो जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें डिप्लॉइड नंबर वापस से रिस्टोर होता है, यानी कि 23 क्रोमोसोम सेल आपके स्पर्म के पास होता है और 23 क्रोमोसोम आपका एग के पास होता है। जब 23 मैच करते हैं तो जाइगोट के पास 46 हो जाता है फिर से, और इस तरीके से वापस से वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। जो मियोसिस ने हाफ कर दिया था वो फिर से आपका नॉर्मल हो जाता है। तो यही चीज़ प्रोसीडियर जो होती है आपकी, ये प्रक्रिया जो आती है आपकी पूरा आगे के लिए चलती रहती है, ठीक है। फिर अगर बात करें जेनेटिक वेरिएशन की, तो जेनेटिक वेरिएशन में आपका जो प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर का वो आपका एक्सचेंज होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, आपका जेनेटिक वेरिएशन लेकर आता है। और ये चीज़ आपको जो होता है ये आपके मियोसिस में देखने को मिलती है, ठीक है। तो हिंदी में भी पूरी तरह से आप देख रखा है, इसको अच्छे से हिंदी वाले भी पढ़ लेना अच्छे से पूरा, ठीक है। फिर बात करेंगे यहाँ पे हम मियोसिस और माइटोसिस के, ठीक है, वर्सेस यहाँ पे देखते हैं कि क्या किस में क्या होता है। सो अगर बात करी जाए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस में आपका दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डिप्लॉइड सेल बनती हैं, ठीक है, जो कि आपके ग्रोथ और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है आपका माइटोसिस देखने को मिलता है। मियोसिस आपका जो होता है वो दूसरी तरफ आप इसमें जो होते हैं 4 जेनेटिकली डाइवर्स सेल जो कि आपकी हैप्लॉइड सेल देखने को मिलती हैं। सो मियोसिस से आपका सेल हैप्लॉइड हो जाता है और वो चारों सेल पूरी तरह से अलग होती हैं, एक दूसरे से मिलती नहीं है, ठीक है। उसमें जेनेटिक वेरिएशन होते हैं और ये आपका जरूरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जहाँ पे वेरिएशन जो पढ़ना आप जब इवोल्यूशन पढ़ोगे तो वेरिएशन देखोगे कि वेरिएशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव के लिए आगे के लिए, ठीक है। तो ये आपका हिंदी वर्जन है, ठीक है, इसको देख लेना अच्छे से। फिर यहाँ पे हम थ्योरी हमारी खत्म होती है, ये आपकी जो एक ब्रीफ थ्योरी थी। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे अच्छे से तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ दिया गया है, ठीक है, अच्छे से। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन।
और क्वेश्चन देखने सबसे पहले आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट आता है व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज डिवीजन और रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन आपका किस फेज में होता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डीएनए का रेप्लिकेशन आपका जो होता है वो एस फेज में होता है, जिसे हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए का जो सेल का रेप्लिकेशन होता है वो आपके जो होता है ये आपके एस फेज में होता है। ठीक है, तो एस संश्लेषण चरण के दौरान कोशिका का डीएनए प्राकृतिक होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक पुत्र के कोशिका विभाजन के बाद पूरे गुणसूत्रों का सेट स्थित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो होता है यहाँ पे सेल डिवीजन होता है। फिर बात करें दूसरा क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ द माइटोसिस डू द क्रोमोसोम अलाइन इन द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन में माइटोसिस के किस फेज में जो होता है वो आपका क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन में अलाइन होता है। तो ये आपका जो होता है ये आपके मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज स्टेज पे आपका जो होता है अलाइन होता है, यानी कि मेटाफेज स्टेज ऑफ द माइटोसिस क्रोमोसोम अलाइन अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल, दिस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट, और मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस फेज में होता है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल। किस प्रोसेस के तहत आपका जो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो हम बार बार बता रहे हैं कि माइटोसिस से आपका डिप्लॉइड सेल बनती है और मियोसिस से आपकी हैप्लॉइड सेल बनती है। सो हमसे पूछा गया है यहाँ पे हैप्लॉइड सेल, तो हैप्लॉइड सेल आपकी जो होती है वो मियोसिस से बनती है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी मियोसिस। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, जहाँ पर आपका 46 को आपका 23 में रिड्यूस कर दिया जाता है, एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल, और ये आपकी गैमिट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, मियोसिस आपके गैमिट्स यानी जर्म सेल में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ द इंटरफेज डज द सेल ग्रो इन साइज एंड प्रिपेयर फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो कौन से फेज में आपका बेसिकली यहाँ पे इंटरफेस की बात की है। तो इंटरफेस में आपने पढ़ा होगा कि इसमें 3 फेज होता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो किस फेज में आपका जो होता है साइज और प्रिपेयर होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्रिपरेशन चल रही है। तो प्रिपरेशन फेज आपका जो होता है वो G1 फेज होता है, जहाँ पे साइज देखा जाता है और उसके साथ साथ आपका डीएनए, ठीक है, डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और आपका जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो आपका एस फेज में ही होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्ट्रक्चर फॉर्म दी ड्यूरिंग साइटो व्हिच स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस के टाइम आपका कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, तो उसे हम बोलते हैं क्लीवेज फ्यूरो। हम बता रहे हैं बार बार, ठीक है, कि आपका जो सेल होता है वो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड होता है, यानी कि बाहर से अंदर आती है, बाहर से अंदर की तरफ सेल जो होती है उसका जो आपका मेम्ब्रेन होता है वो धंसता है, और इसके बाद आपका जो फ्यूरो एक तरीके से बनता है, और फिर यहाँ पे सेल आपकी अलग हो जाती है। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल में आपका जो होता है, प्लांट सेल में आपका जो होता है यहाँ पे अंदर से, यानी इसकी बात की जाए इस तरीके से यहाँ पे सेल है, और सेल के अंदर से एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और जो कि आपके धीरे धीरे बढ़ते हुए बाहर की तरफ जाती है, और इस तरीके से 2 सेल जो है कट जाती है, और फिर आपका जो होता है नई सेल, 2 नई सेल बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका तो क्लीवेज फ्यूरो जो होता है आपका ये एनिमल सेल में देखने को मिलता है। ठीक है, और सेल प्लेट आपका जो होता है वो प्लांट सेल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इन क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है क्रोमोसोम में। तो अगर आप देखोगे सेंट्रोमियर आपका कहाँ होता है, तो सेंट्रोमियर जिससे बनाया जाए क्रोमोसोम है, तो सेंट्रोमियर आपका जो होता है यहाँ पे होता है। ठीक है, सेंट्रोमियर यहाँ पे होता है, और इसके जस्ट बगल में काइनेटोकोर लगे होते हैं। ठीक है, तो काइनेटोकोर यहाँ के बगल में होते हैं, और बीच में आपका सेंट्रोमियर होता है। तो सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है, तो सेंट्रोमियर का फंक्शन जो होता है आपका अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर। ठीक है, जो आपके स्पिंडल फाइबर जो आते हैं वहाँ पे एस्ट्रल रेस से बनते हैं, वो आपके अटैचमेंट कहाँ पे होता है, वो आपका सेंट्रोमियर पे होता है, और उन्हीं फाइबर की वजह से जो आपका क्रोमोसोम होता है वो डिवाइड होकर के अलग अलग पोल्स पे जाता है, यानी अपोजिट पोल्स पे उन्हीं सेंट्रोमियर की वजह से ही जाता है। ठीक है, सेंट्रोमियर पे अटैच होता है स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर जब खींचे जाते हैं तो आपके जो क्रोमोसोम जो डिवाइडेड होते हैं वो आपके अपोजिट पोल्स पे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपोप्टोसिस क्या होती है। सो एपोप्टोसिस जो होती है आपकी ये होता है जब सेल एक प्रोग्राम तरीके से मरती है। ठीक है, सेल का जैसे सेल बनी है तो कुछ दिन बाद वो खत्म भी होगी। अगर सेल एक सिस्टमेटिक ढंग से खत्म होती है तो उसे एपोप्टोसिस कहते हैं, और इसका मतलब होता है कि डाइज इन अ कंट्रोल्ड मैनर। ठीक है, जो सेल होती है वो आपका कंट्रोल्ड तरीके से मरती है। ठीक है, डाई करती है एक कंट्रोल तरीके से। अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए क्या होता है कि एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम और कंट्रोल्ड सेल डेथ है दैट अकर्स व्हेन द सेल डीएनए इज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर एंड व्हेन सेल इज नो लॉन्गर नीड। ठीक है, तो एपोप्टोसिस तब होती है जब एक जो सेल का डीएनए होता है एक लिमिट से ज़्यादा डैमेज हो चुका है, बेकार हो चुका है, यानी सेल पुरानी हो चुकी है और सेल का भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो सेल जो होती है वो एक तरीके से ख़त्म कर दी जाती है। ठीक है, तो उसे हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेज ऑफ द माइटोसिस डू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस अपीयर। रीअपीयर पूछा गया है। ठीक है, तो किस फेज में आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस था वो आपका रीअपीयर होता है, क्योंकि वो गायब हो गए थे। तो आपका ये होता है टेलोफेज। टेलोफेज में आपका, ठीक है, आते हैं, प्रोफेज में आपके चले जाते हैं और टेलोफेज में आते हैं। सो
during telophase the nuclear membrane and the nucleus reappear as the chromosome starts to decondense and the cell prepare for cytokinesis, ठीक है। इसके बाद सेल का जो प्रिपरेशन होता है वो साइटोकाइनेसिस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस, ठीक है। तो किस स्टेज में आपका जो होता है क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर से आपका जेनेटिक वेरिएशन आता है और ये क्रॉसिंग ओवर आपका जो होता है किस में होता है, ये आपका मियोसिस में होता है। मियोसिस में किस में होता है, तो मियोसिस के आपके प्रोफेज फर्स्ट में होता है। और प्रोफेज फर्स्ट के किस फेज में होता है, तो प्रोफेज फर्स्ट के आपके पैकेटिन फेज में, ठीक है, पैकेटिन फेज में होता है। जब आप इसे एनसीईआरटी देखो तो अच्छे से दिया है कि पैकेटिन फेज में जो होता है आपका वो क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स। ह्यूमन की गैमेट में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल ह्यूमन में 46 प्रेजेंट होते हैं। बट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि गैमेट में, तो गैमेट में हैप्लॉइड क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ड्यू टू मियोसिस हो रखी है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके कितने हो गए, वहाँ पे आपके 23 क्रोमोसोम हो गए। ओके, तो इसलिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। तो माइटोसिस के किस स्टेज में आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो आपकी डिसअपियर होती है। तो आपके प्रोफेज फर्स्ट यानी प्रोफेज फेज में, प्रोफेज, ठीक है, जो आपका प्रोफेज फेज स्टार्ट होता है, फर्स्ट इस फेज होता है, उसमें आपका जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो आपकी वापस से डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रेजेंट इन मियोसिस। मियोसिस में कितने डॉटर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमने बताया कि माइटोसिस में आपके 2 सेल बनते हैं जो कि आपकी जेनेटिकली सिमिलर होती हैं, जबकि आपकी मियोसिस में 4 सेल बनते हैं जो कि आपके जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो होती है आपके 4 सेल बनते हैं, ठीक है, मियोसिस में आपके। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द माइटोसिस डू द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। किस स्टेज में आपके माइटोसिस के किस स्टेज में आपके जो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, तो आपके एनाफेज स्टेज में, यानी कि एनाफेज में आपका सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड आर पुल्ड अपार्ट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रोल ऑफ सेंट्रॉइल इन सेल डिवीजन। सेंट्रॉइल का रोल क्या होता है, तो सेंट्रॉइल आपने पढ़ा होगा सेल्स, आपके सेल चैप्टर में पढ़ा होगा। सेंट्रॉइल का जो रोल होता है ये आपके बनाते हैं माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप देखोगे सेल का डिवीजन देखोगे तो यहाँ पे एस्ट्रोलेज होते हैं, यहाँ पे एस्ट्रोलेज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, आपका क्रोमोसोम हो गया, इस तरीके से आपका क्रोमोसोम हो गया। और यहाँ पे जो ये धागे गए होते हैं, ठीक है, ये धागे जो बनते हैं ये वाले, इस तरीके से आप देखोगे एनसीईआरटी में दिया होगा। तो ये इसे बोलते हैं, ठीक है, ये आपका माइटोटिक स्पिंडल होता है। और माइटोटिक स्पिंडल जो होता है आपका सेंट्रॉइल से बनता है, ठीक है। तो माइटोटिक स्पिंडल जो होता है आपके सेंट्रॉइल से बनते हैं। फिर अगर अगला क्वेश्चन बात करें तो व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, दे कैरी द जीन फॉर सेम ट्रेट, ठीक है। तो ये जो जीन कैरी करते हैं वो उनका, ठीक है, वो सेम ट्रेट के लिए, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम कैरी जीन फॉर द सेम ट्रेट बट दे में हैव डिफरेंट एलील्स, ठीक है, ऑफ दोस जीन्स। तो उन जीन्स के अलग अलग एलील हो सकती है लेकिन ट्रेट सेम होते हैं, ठीक है। तो समांतर गुणसूत्र समान लक्षणों के लिए जीन होते हैं लेकिन उनके पास उन जीन के विभिन्न एलील्स भी होते हैं। और ये आप जब उसमें पढ़ोगे इनहेरिटेंस वाला चैप्टर क्लास 12 में, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है। होप सो आपको क्वेश्चन अच्छा लगा और थ्योरी भी। तो ये आपका जो चैप्टर था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और एमसीक्यू जो थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, एनसीईआरटी रिवीजन कर लेना। इजी चैप्टर है लेकिन प्रॉबेबल चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ।